कोई मसला क्वेश्चन नंबर 5 में? कोई मसला नहीं। पेज 35, ये सोल्ड था, ये अनसोल्ड था। इधर आपने अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालना था। पेज नंबर 37। पी लिमिटेड एक्वायर्ड, सबसे ले लो सलाम। पी लिमिटेड एक्वायर्ड प्रिंसिपल रूम से शुरू करो। पी लिमिटेड एक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2011। सफर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा आपको। पेज 37 फॉर रुपीज 20,000। टेस्ट दे दिया, देना है, देना है। पेरेंट लिमिटेड ने एक्वायर किया है 70% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी फॉर 20,000। तो पेड टू सऊदी किंग 20,000 रुपये। फॉलोइंग अदर बैलेंस शीट्स एज एट 31 दिसंबर 14। तो ये 33,500 की ज्यादा फिगर क्यों आ रही है 20,000 से? पेरेंट ने कोई और इन्वेस्टमेंट्स भी की होंगी। दो ये 18 फिगर्स लिख के सवाल शुरू करो। $70.5 और 60.5। अच्छा, इसके आगे ना आज जगह छोड़िएगा क्योंकि कुछ प्लस माइनस होने हैं, तो इसलिए आगे कुछ जगह छोड़ दीजिएगा। यानी फिगर्स अगर लिखनी है एक्सट्रीम बॉर्डर पे लिखिएगा। अच्छा, एक लाइन में आज और छोड़ रहा हूं क्योंकि आज कुछ इनटेंजिबल्स भी आने हैं। गुडविल के लिए तो हम लाइन छोड़ते ही हैं। इन्वेस्टमेंट्स को मैं एज इट इज उठा रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इस काबिल नहीं है कि वर्किंग वन में जा सकें। ये हाइब्रिड में अभी तो नहीं छुट्टी हुई, जल्दी कर लें जो करना है। तो इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग वन में जाने के काबिल नहीं है। 33.5 है और ऊपर लिखा हुआ है हमने सऊदी किंग को सिर्फ 20,000 दिए हैं, तो इसलिए इसको अंदर वाले कॉलम में लिख लें। चलो ठीक है, होगी बातें। 33.5 प्लस 5 अच्छा भला एक महज़िब सोफिस्टिकेटेड और पुरवकार बच्चा लगता है आपके साथ जो बैठा हुआ है, पर दूसरी क्लास को कह के चला जाता है। डेटर 7 और 2.5, दिली दिल में उसके गम फूट रहा है। करंट एसेट्स, लड्डू को क्या कहते हो पश्तो में? गुलाब जामुन। अब हम बड़े होते जा रहे हैं, ब्रैकेटों को बंद नहीं किया करेंगे। तो बाल बनाने में 15 मिनट लगा देता होगा। अच्छा, शेयर कैपिटल 50 और 5। इसको ना वर्किंग वन को आज थोड़ा सा आपने लेंथी बनाना है। इसमें 3-4 लाइनें जो है वो और आएंगी हमारी। एडजस्टमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल। एडजस्टमेंट अकाउंट में शेयर कैपिटल, पेरेंट का पहले एक एक करके चलें। शेयर कैपिटल 50 और सब्सिडरी का 5। ये क्या मसला है सऊद? आपको कभी उधर बैठे होते हो, कभी इधर बैठे होते हो, क्लास में जो इम्बैलेंस लग रही होती है। 5। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। शेयर प्रीमियम 5 और 2.5। आपको कहना चाहिए था कोई बात नहीं, खैर आज सर ने मुझे कह दिया। अब क्या पता कोई बात नहीं, इन्होंने लेक्चर ही नहीं लिया। आज व्हाइट कपड़े नहीं पहन के आए? चलो आ जाओ आगे, जल्दी आ जाओ।
4072 चुप। इसके नीचे आज आप लोगों ने 3-4, मैंने तो नहीं कहा वर्किंग 3 खोलें, इसके नीचे आज आप लोगों ने 3-4 लाइनें छोड़नी है। वर्किंग 2.1 हमने करनी है, वर्किंग 2.1 अगर खोल लिया वर्किंग 3 आपने तो उसके नीचे कर लें वर्किंग 2.1। बहरहाल मैं इसके नीचे करूंगा वर्किंग 2.1। रशीद आज की हो रहा है 11:30 आजा बकरा लाइन चलिए। अच्छा जी कोई नहीं, इंशाल्लाह सवाल खुलने में बड़ी आसान सी चीजें हैं। 47 और 32 भाई ये 5वीं 6ठी रो के लिए ना एक बंदा बैठवाएं इधर, उधर से भाई अब्दुल्ला को जरा बुला लें। आज इस 3rd लास्ट रो में बैठे तो बंदों के नाम नोट करके मुझे बताएं। ऐसा सारी बताएं जी कितनी है? 32। असल में जो होती हैं रिटेन्ड अर्निंग उनसे बांटा जाता है प्रॉफिट, डिविडेंड। रिटेन्ड अर्निंग से बांटा जाता है डिविडेंड। तो अकाउंटेंट्स बस इधर देखो अभी, तो अकाउंटेंट्स एक अकाउंटिंग की मार मारते हैं, लेकिन जो अक्लमंद यूजर्स होते हैं उन्हें बात समझ आ जाती है। अकाउंटेंट्स ऐसा करते हैं कि कुछ पैसे रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट से निकालकर कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में डाल लेते हैं। ये अकाउंटेंट से गेम करते हैं। इस बिजनेस की असल में रिटेन्ड अर्निंग थी 42,500। कितना ही बनता है? अब्दुल्ला को बुला दें। इस बिजनेस की असल में रिटेन्ड अर्निंग थी 42,500, लेकिन इन्होंने 32 जैसे कैश में पैसे पड़े हैं दराज में, तो थोड़े से बैंक में कोई जाके जमा करा देता है, तो कैश और बैंक मिला के तो ओवरऑल ये अकरम वाली रो में बैठे और इधर चौथी 5वीं 6ठी रो में बातों की आवाज़ें आती हैं। फिर आपने आइडेंटिफाई करना कौन करता है। ये अकरम वाली रो में बैठे, वो अकरम बैठा हुआ। अच्छा तो जब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ देखता हूँ तब आती हैं, वैसे नहीं आती। तो इस बिजनेस की असल आ रही कितनी थी? 47 + 8 तो 55। इनकी असल आ रही इतनी थी, लेकिन हमने रिटेन्ड अर्निंग थोड़ी सी तोड़ के एक और अकाउंट में डाल दी, जैसे कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व्स। तो इसको कैपिटल रिजर्व भी कहा जाता है, और भी कई नाम है इसके, जनरल रिजर्व भी कहा जाता है, कई नाम है इसके। बस ये इक्विटी साइड पे पड़ा होता है शायद, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व कह देते हैं कुछ। तो आरी का टूटा हुआ हिस्सा है ये, और कुछ भी नहीं है। पेरेंट की किताबों में इसका बैलेंस 8,000 आ रहा है, और सब्सिडरी की किताबों में इसका बैलेंस 10,500 आ रहा है। तो आप समझ लें ये गोश्त है और ये चर्बी है, ये गोश्त है और ये चर्बी है। अजीब सा लफ्ज नहीं मुनासिब यूज होता है घरों में, कोई मसला नहीं। फैट्स कहते हैं इसको आप अंग्रेजी में, अगर आपको बुरा लगे तो अब आप मुझे बताएं कि बकरे में कितनी चर्बी थी जिस दिन हमने उसको बाय किया? 10,500। इसको हम SRE नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे S कैपिटल रिजर्व। जाहिर बात है, S कैपिटल रिजर्व। और इसको हम PRE नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे P कैपिटल रिजर्व। तो बस नाम तो इनका आसान सा है, लेकिन एक बात आप नोट करें कि यहां पर लफ्ज SRE और PRE यूज नहीं होते। SRE SRE में जाती है और PRE CRE में जाती है। तो अब मैं 2 अकाउंट ओपन करने लगा हूं, ये दोनों का गोश्त का बैलेंस है एज ऑन। अब इन एज ऑन आज तक इनमें चर्बी कितनी है अब मैं वो देखने लगा हूं, फैट्स कितने हैं इनमें। वर्किंग नंबर 2.1 और वर्किंग नंबर 3.1। अब मैं पूरा नाम लिख देता हूं SRE की बजाय, सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व। पहले नाम देखते जाएं, सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व, और वही सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व, क्लोजिंग, क्लोजिंग, इस तरह।
इधर भी नाम लिख लेने दें, पेरेंट कैपिटल रिजर्व। पेरेंट की अपनी भी चर्बी होगी, पेरेंट समझ लें गाय है और सब्सिडी समझ लें बकरी है। पेरेंट कैपिटल रिजर्व, पेरेंट कैपिटल रिजर्व किसी ने बोला, पता नहीं मेरे कान ने सुना या किसी ने बोला अभी। कंसोलिडेटेड, क्योंकि मेरे ख्याल से पेरेंट की अपनी चर्बी भी पेरेंट की होगी और सब्सिडरी की चर्बी का पोस्ट वाला हिस्सा भी पेरेंट का होगा, तो इसलिए लफ्ज क्या यूज करें, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व्स। आप बस एक मिनट, एसआरई सब्सिडरी का गोश्त एज ऑन, ये सब्सिडरी का गोश्त एज ऑन, सॉरी हाँ ठीक है, सब्सिडरी की चर्बी का नाम, इधर भी सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व, सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व, और इधर पेरेंट का आज तक का गोश्त, पेरेंट पीआरई में नहीं जाता, सीआरई में जाता है, और पेरेंट की आज तक की चर्बी पेरेंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगी, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व में जाएगी। दोनों के फिगर्स लिखवा दें, फिर हम आगे चलते हैं। 10.5 और 8, 3 कौन बोल, 10.5 और 8 और 8। चलिए जब सवाल किसी ने पूछना इसलिए कि सवाल वाले ने भी इसका सेपरेट अकाउंट रखा हुआ है, तो मर्ज कर देना तो मुनासिब नहीं। क्या चीज, रिटर्न में से बिजनेसमैन ने क्यों निकाला होगा, उसकी मर्जी, वो चाहता है कि डिविडेंड जरा, अगर यूजर्स कुछ हो तो धोखा खा जाते हैं, वो समझते हैं सिर्फ 32,000 ही कमाया तो वो डिविडेंड ज्यादा नहीं मांगते, तो बिजनेसमैन की मर्जी अलग कर दे। इधर भी आएगा, दोनों जगह आएगा। चलें वो तो अभी सवाल का डेटा आएगा तो पता चलेगा। पिछली क्लास तक शायद गोश्त और चर्बी इकट्ठी चल रही थी, लेकिन आज हमने जरा गोश्त और चर्बी को अलग अलग करके ज़्यादा बेहतर बना दिया। अजीब सी मिसालें देते हैं। क्रेडिटर 15 जमा 38, इधर क्या क्या आएगा, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व, इसमें पेरेंट की अपनी चर्बी आएगी और सब्सिडरी की चर्बी का पोस्ट वाला हिस्सा आएगा, क्योंकि कुछ सब्सिडरी की चर्बी हमने खरीदी होगी जिस दिन हम बाय करने गए होंगे, क्योंकि बकरे में कुछ तो चर्बी होती है जिस दिन खरीदने जाए। थोड़ा सा मांस उतार के देख सकते हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह, अजीब मिसालें। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, शेयर कैपिटल। अब आप कहेंगे हमें नहर वाले पुल पे बुला के खुद जो है वो कोई और तरीके शुरू कर दिया है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। साथ वाले को देखें जो ऑलरेडी पूरा पूरा लिख रहा है माशाल्लाह। साथ वाले को देखें खुद हाथ खड़ा कर रहा है। अकाउंटिंग बड़ी आसान चीज बनाई हुई है अकाउंटेंट्स ने, बस साथ साथ समझते रहें चीजें। 18 चीजें। कोई 16 है। क्रेडिटर्स 15 है। थोड़ा सा ऊपर करके लिखना ताकि जरा नजर आए एंड पे। ये लिखो जरा नाम, इसका नाम लिखो जो सेकंड रो में बैठा हो। मोबाइल पे लिख लो इसका नाम, सिमिलर नाम है इसका। अच्छा जी, कौन बोला क्लास के बाद? पी एक्वायर्ड 70% शेयर ऑफ एस फॉर ₹20,000। पे टू सौदी किंग
paid to Saudi King Habibi. ये आज आपको मैं बात बता रहा हूँ, असल में आप लोगों से अब मैं कर नहीं रहा था, जरा हिब्रिड मुतवज्जो हो जाए। बात असल में यह है कि सऊदी किंग जब भी बेचता है क्या कहते हैं अपना हिस्सा, तो जो भी उसको 10, 20, 30 करोड़ पे आता है वो बेगम को अपनी दे देता है इस महीने की पॉकेट मनी। तो बेगम है वो यूफा नहीं होते, अच्छा वो पाकिस्तान से लोचे, अच्छा वो वेच छड़ी चल दे आप ऐसे। ये से एक घर की बात मैंने आपको बता दी। हबीबी सरताज पैसे लाया। अच्छा, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। कौन बोल रहे हैं? ये आप ठीक है, इफ अब्दुल्ला इज रॉन्ग तो द कैमरा विल टेल। टाइम नोट कर लो, 1:45 बजे का। मैं टाइम देख के तो फिर इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे, जो भी करेंगे। नाम भी इनका नोट कर लें। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन 11, 12, 13, 14, 4 साल पहले। 4 साल पहले आज भाई हमारी मिसाल फेल होगी है बकरे की। बकरे में नेगेटिव गोश्त था 6000। आज हमारी मिसाल फेल होगी है। मैं आपको कांगड़ी पहलवान बकरा भी ला के दिखा दूं तो उससे भी हमारा जो है वो गुजारा नहीं चलेगा। ठीक है, थिन गोट, इट हैज ऑल्सो सम गोश्त। इसकी भी नेगेटिव आ रही नहीं है। इट हैज ऑल्सो सम गोश्त, मे बी 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो गोश्त हो और क्लोजिंग हो सकते हैं 40 किलो हो, और 40 - 2 38 जो है वो गेन आ सकता है इस पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं व्हेन आई बॉट बकरा इट, वो मुंह तो छुपाया हुआ है उसने। व्हेन आई बॉट बकरा इट हैज व्हेन आई बॉट बकरा इट हैज 3 किलो आरी, इट हैज 3 किलो गोश्त। ये 3 किलो गोश्त जब 50 किलो पे चला जाता है तो 50 - 3 हम कहते थे 47 इज पोस्ट, 50 इज क्लोजिंग, 3 इज प्री। ये मैं आपको क्लोजिंग भी दिखा देता हूं। ये तो ये प्री है ना, क्लोजिंग इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूं। ये क्लोजिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। क्लोजिंग इज 50, प्री इज 3, तो पोस्ट इज 47। अच्छा जी, देखिए ये भी एक जिंदगी है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि जब कभी हम सब्सिडरी को बाय करें तो वो लॉसेस में जा रही हो। डेट इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस इन रिटेन्ड अर्निंग। डेट इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस इन रिटेन्ड अर्निंग। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एस हैड अ डेबिट बैलेंस। आपको पता है आरई क्रेडिट टाइप चीज है, बट एट द टाइम 4 साल पहले इसका डेबिट बैलेंस था रिटेन्ड अर्निंग का 6000 का। तो लिखें ये प्री की फिगर है, प्री लॉस, प्री गेन नहीं, प्री लॉस। आज तक क्या होता था? प्री गेन। ये प्री लॉस है। क्या करें? प्री प्री क्लोजिंग माइनस प्री पोस्ट, वो वाला प्री। मेरे ख्याल से अगर गेन होता था तो हम इधर लिखते थे। अब प्री को इधर तो नहीं लिख सकेंगे। प्री को कहां लिखना चाहिए? प्री को इधर लिखना चाहिए, क्योंकि प्री के साथ ब्रैकेट में लिख लें लॉस है। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस 6। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट विल बी द पोस्ट देन? अगर मैं ये अकाउंट क्लोज करूं तो 38 इधर आ जाएगा, 38 में दोनों को बांटूंगा। वाई 38 दोनों को बांट रहा हूं? ये 38 क्या चीज है भाई? असल में जब आपने उसको बाय किया था तो यू वर इन अजीब सिनेरियो, -6 का बैलेंस था। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि पोस्ट 38 है तो शायद आपको इस डायग्राम से समझ आ जाए। ये टाइम लाइन है, यहां 0 है, यहां पे नेगेटिव्स में फिगर चल रही है, -1, 2, 3, 4, 5, -6। यहां पॉजिटिव्स में फिगर चल रही है, दैट इज +32। इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग, इट इज कॉल्ड एज प्री। तो व्हेन यू टाइम लाइन पे बनाया, व्हेन यू बॉट सब्सिडरी, तो आपके खरीदने के बाद वो यहां तक आई होगी,
और फिर यहां तक। तो मुझे बताएं उसने कितनी ग्रोथ शो की है। एक तो 6 के लॉसेस अपने रिकवर किए हैं, फिर उसके बाद 0 से पहुंच के 32 पे पहुंच गई है। तो टाइमलाइन से भी समझ आ जाती है ये बात कि हमारे खरीदने के बाद 38 किलो उसने वजन गेन किया है। और एक और तरीके से भी बात याद रह जाती है कि अगर रिटेन्ड अर्निंग में क्रेडिट बैलेंस होता था या सवाल खामोश होता था तो क्रेडिट बैलेंस ही होता था। तो अगर रिटेन्ड अर्निंग में क्रेडिट बैलेंस होता था इधर लिखते थे, और आज रिटेन्ड अर्निंग में एट द डेट ऑफ एक्विजिशन डेबिट बैलेंस है तो ऑपोजिट साइड पर लिखेंगे। तो पोस्ट बता दें क्या है, पोस्ट बता दें क्या है, पोस्ट गेन कितना आया है आफ्टर वी बॉट 38। और अगर ये 1 होता तो फिर पॉजिटिव 31 का गेन आता, लेकिन अभी पॉजिटिव 31 का गेन आया या पॉजिटिव 38 का गेन आया? पॉजिटिव 38 का गेन आया। अच्छा, ये तो इस अकाउंट में हो गया। ऊपर वाले अकाउंट में आप क्या करें? 1 मिनट, लिखना नहीं। टेक्निकली शायद ये सही है, डबल एंट्रीज आप लोगों ने की हुई है ना, टेक्निकली शायद ये सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। क्यों? पहले आ रही इधर आती थी ना अच्छी अच्छी, अब बुरी बुरी आ रही इधर आ जाएगी। लेकिन इधर लिख के ना आप टेक्निकली तो सही कर रहे होंगे, लेकिन आप खुद फंस जाएंगे, क्योंकि जब आपने एनसीआई के प्रोपोर्शनेट शेयर निकालना होगा तो फिर आप अजीब सी डायग्राम बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे तू भी अंदर आ, ऐसे करके ऐसे तू भी अंदर आ, फिर वो अजीब सी बात बन जाएगी। तो कोई तरीका आसान सा बता दें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, हम इंशाल्लाह इसी साइड पे नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया करेंगे। ये टी अकाउंट्स इज अ रफ वर्किंग, डेबिट क्रेडिट टैली कराने कोई जरूरी नहीं होते। डेबिट क्रेडिट इंशाल्लाह टैली होंगे, लेकिन आज जिंदगी में पहली दफा जब से पैदा हुए हैं हम किसी टी अकाउंट के अंदर नेगेटिव फिगर शो करें, दो इट इज एन अकाउंटिंग ब्लंडर बट इट इज 100% एक्सेप्टेबल बाय कैप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिटेन्ड अर्निंग थी या रिटेन्ड लॉस था? अब कोई गलती नहीं हुई, इधर 6 आ गया, इधर 6 आना चाहिए था, थोड़ा सा उठा के हम उसको इधर ले गए। तो अब सब्सिडरी को जब हमने बाय किया था तो उसकी इक्विटी 7.5 माइनस 6 थी, उसमें इतनी वर्थ थी। तो ये जी प्रेजेंटेशन एक नई है आपकी, तो इसको नोट कर लो। इधर वाली कहां चलेगी फिगर? इधर, और इधर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव। होमवर्क के सवाल में भी यही होगी जिसमें हाइब्रिड में किस किस के दोस्त आजकल नहीं आ रहे? जरा हाथ खड़ा करें, कर दें हाथ खड़ा। किस किस के दोस्त नहीं आ रहे? एक और जी किस किस के दोस्त नहीं आ रहे? ये लोग क्लास के बाद जरा मिले मुझे। अच्छा, वो कह रहे हैं मेरा दुश्मन नहीं आ रहा। हाथ दो ही है, छोटी सी जिंदगी है, दुश्मन आगे क्या करेंगे? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन 4 साल पहले द बकरा हैड अ रिजर्व क्रेडिट बैलेंस ऑफ, अल्लाह का शुक्र है चर्बी थी उसमें, वो पॉजिटिव टाइप चीज थी, चर्बी में कोई मसला नहीं था। वो क्रेडिट थी या वो भी डेबिट थी? ये तो आज नई चीज है, इसमें तो मैं सैपा नहीं डालना चाह रहा था कोई, इसलिए इसको नॉर्मल तरीके से चलें। चुप, जिस दिन मैं 4 साल बाद बैलेंस शीट बनाने लगा हूं उस दिन तक कितनी चर्बी है? 10.5। और जब मैंने खरीदा था बकरा तब नेगेटिव चर्बी थी या तब अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव ही थी? तो अब ये 10 इज कॉल्ड एज, बोलें क्लोजिंग, एंड 2 इज कॉल्ड एज प्री क्लोजिंग। क्रेडिट बैलेंस होता है ना, खुशी, तो और ये भी क्रेडिट साइड है बैलेंस शीट में, इक्विटी, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, ये बैलेंस शीट में होती है क्रेडिट साइड। जिस दिन मैं आज खड़ा हूं तो सब्सिडरी आज तक कितना कमा चुकी है चर्बी की मद में, और जिस दिन मैंने इसको खरीदा था उस दिन इसमें चर्बी कितनी थी? 2। 10.5 माइनस 2 कर दूंगा तो मेरे खरीदने के बाद इसमें कितनी चर्बी बढ़ी? इसको मैं उस तरह क्यों नहीं डिस्कस कर रहा जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है खुशी। आज तक की खुशी 10.5, जब खरीदा था तब की खुशी 2, इंक्रीज इन खुशी 8.5। तो ये 8.5 में 2 हिस्सेदार होंगे, 8.5 के 2 हिस्सेदार होंगे, पेरेंट भी होगा और एनसीआई भी होगा। तो इस 2 को मुझे शो कर लेने दें, फिर मैं आपका सवाल लेता हूं। इस प्री के साथ कोई डेबिट डुबिट तो नहीं लिखा हुआ? तो 10.5 की चर्बी माइनस 2 की चर्बी, 8 की मैं तकसीम करूंगा 8.5 की, और इस वर्किंग में सारी फिगर्स किस डेट की जाती हैं? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन की डेट की सारी फिगर्स जाती हैं। कितनी?
2 जी कुछ पीछे वो उससे पिछले वाले कोई होंगे, पता नहीं उन्होंने ट्रांसफर किया, मुझसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अकाउंट तो पिछले किसी सालों में क्रिएट किया होगा, वो अपनी जगह पड़ा रहता है। लॉसेस खत्म करने हैं तो इसको शिफ्ट बैक कर दो। तो आज जी ये पता चला कि कभी कभी आरई के साथ या कैपिटल रिजर्व के साथ क्रेडिट डेबिट का चक्र भी होगा। तो क्रेडिट मतलब है पॉजिटिव नॉर्मल तरीके से लेके चलेंगे, और डेबिट मतलब है देयर विल बी अ लॉस। बस सिंपल सी बात है, लिखें क्रेडिट बैलेंस है तो प्री उसी तरह लिखा करेंगे फिगर, डेबिट बैलेंस है तो प्री को अपोजिट साइड पर लिखा करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो प्री उसी तरह लिखा करेंगे जैसे लिखते थे, और डेबिट बैलेंस है तो प्री को वर्किंग 2 में ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है अब्दुल्ला, चले जाएंगे, होप इंशाल्लाह कोई बोलेगा नहीं अब। अच्छा जी, आज हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने करना है, गुडविल की इम्पेयरमेंट हमने पढ़ ली हुई है। इसके बाद हमने जो है वो P2S S2P स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने पढ़ ली हुई है। आज हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इट इज़ रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन हम करेंगे सब्सिडरी के एसेट्स की। तो यू फोन बनी थी, क्या बताया था कब बनी थी? यू फोन फॉर्म हुई थी 1990 में। अच्छा जी, इसकी बुक्स में कोई एसेट था जो हमने 1990 में खरीदा था 70 का, और वो चलते 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 1990 से लेके 1 जनवरी 11 तक, जिस दिन हमने खरीदा 1990 से लेके 1 जनवरी 11 तक इसके ओनर थे इमरान खान और सऊदी किंग। तो जाहिर बात है इमरान खान और सऊदी किंग ने 1990 में कोई चीज़ खरीदी होगी और उसको आहिस्ता 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 डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो सब्सिडरी की बिल्डिंग या और कोई चीज़ एज्यूम कर लें, वो 50 रुपये की पड़ी है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इमरान खान और सऊदी किंग ने कोई एसेट खरीदा था 70 रुपये का 1990 में, फिर इसको 10-20 साल डेप्रिशिएट किया, ये 20 रुपये की डेप्रिसिएशन आ गई इसकी। ये जो 20 रुपये की डेप्रिसिएशन आई उसके बाद किताबों में सब्सिडरी के वो नजर आ रहा था 50 में। तो ये थी जी सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी की हमें नजर आ रहा होगा। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है, जो भी चीज़ है, ये बुक वैल्यू पे पड़ी हुई है, क्योंकि शायद सब्सिडरी अपनी किताबों में कॉस्ट मॉडल यूज करिए IAS 16 वाला। जब सऊदी किंग जाएगा तो हो सके अगले दिन PTCL ये डिसीजन ले कि ये लैंड एंड बिल्डिंग मैं बेच दूं। याद रखिएगा PTCL इस लैंड एंड बिल्डिंग को 50 का नहीं बेचेगा। PTCL इस लैंड एंड बिल्डिंग को मैं एज्यूम कर रहा हूं 132 रुपए का बेचेगा। PTCL इस लैंड एंड बिल्डिंग को या बिल्डिंग को जो भी है 132 रुपए का बेचेगा। मिसाल के तौर पर आमतौर पर चीजें महंगी हो रही होती हैं तो PTCL इसको महंगी करके बेचेगा। वो जो 132 रुपए का बेचा है वो कोई एक दिन में PTCL ने ऐसा कारनामा मारा है कि PTCL जो है यूफोन की लैंड बिल्डिंग महंगी करके बेच रहे हैं, या फिर अगर एक दिन पहले सऊदी किंग बेच देता लैंड एंड बिल्डिंग को बाजार जाके तो इतने की बिकनी थी, इतने की बिकनी थी ना। मुझे बताएं इस एसेट पर अगर कोई सरप्लस आना है सऊदी किंग के जाने के फौरन बाद अगले दिन, उस पर किसका हक होना चाहिए असूली तौर पर? सऊदी किंग का। तो इसलिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी की इक्विटी में जान पैदा करने लगे हैं। बाय रिकॉर्डिंग एक सरप्लस हम रिकॉर्ड करने लगे हैं और सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जान पैदा करने लगे हैं। कैसे जान पैदा करने लगे हैं? सब्सिडरी की इक्विटी में शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग आ रही है। सब्सिडरी की इक्विटी में आज हम डालने लगे हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस, ताकि सब्सिडरी की इक्विटी जानदार नजर आए। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम, सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग और सब्सिडरी का रीवैल्यूएशन सरप्लस जब हम डालेंगे तो अल्लाह का शुक्र है सब्सिडरी की इक्विटी में बड़ी जान बन जाएगी। इस प्राइस को फिर हम, आपको पता है, टी अकाउंट में डालते होते हैं और टी अकाउंट के अंदर डाल के इधर हम लिखते होते हैं इन्वेस्टमेंट्स।
तो अब इस प्राइस को सामने रख के डिस्कशन शुरू होगी कि मोहतरम 90 मेरी इक्विटी की वर्थ है, मिसाल दे रहा हूं। अब सऊदी किंग कहेगा यार ऐसा करो 115 में ले लो, 116 में ले लो, 117 में ले लो। तो आज हम एक नया लाइन आइटम डालने लगे हैं वर्किंग वन में, दैट विल इंक्रीज द वर्थ ऑफ सब्सिडरी इक्विटी। इक्विटी की सब्सिडरी की इक्विटी में जान पैदा करने लगे हैं ताकि प्राइस फेयर डील के ऊपर हो। ये फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन वर्किंग वन के अंदर एक एंट्री होने लगी है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं ये नहीं कहूंगा मैं फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ स्विच कर गया हूं, रिवोल्यूशन मॉडल की तरफ। बस एक सरप्लस हम शो कराने लगे हैं किताबों में ताकि पता चले सब्सिडरी जो है अगर इन एसेट्स को बेच के कल कला को फायदा ले तो वो फायदा असल में नयों का नहीं है, वो फायदा किसका है, पुरानों का है। और जाहिर सी बात है हर अकलमंद बंदा अपनी 50 रुपए वाली चीज अगर 130-32 की बाजार में हो तो आपको 50 रुपए की नहीं देता, महंगी देता। तो अब एक फिगर के पेपर में गिवन होगी, वो पेपर में फिगर जो गिवन होगी उस तरह की रिवोल्यूशन की वर्किंग नहीं होगी जैसे हम करते थे। एक पेपर में फिगर गिवन होगी, डेट विल बी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट ही, फेयर वैल्यू ऑन यकम जनवरी 11 को फेयर वैल्यू गिवन होगी। फेयर वैल्यू मिसाल के तौर पे है 132। अब हम इन दोनों को वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारेंगे और एक्विजिशन डेट के ऊपर एक सरप्लस आएगा या लॉस आएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे ख्याल से आ रहा है किस दिन, एक्विजिशन डेट पर। कितना सरप्लस आ रहा है, 82। कभी कभी एग्जामिनर खाली 82 दे दिया करेगा आपको। एट एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू एक्सीडेड द बुक वैल्यू बाय 82, कभी कभी इस तरह दे दिया करेगा। एट एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी एसेट्स एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय 82, या ऐसे दे दिया करेगा एट एक्विजिशन डेट द बुक वैल्यू वाज इतने, हाउएवर द फेयर वैल्यू वाज इतने। अब इस 82 की एंट्रीज हम किया करेंगे। इस 82 की एंट्री होगी यकम जनवरी 11 पे खड़े होके, पीपीए डेबिट नहीं, वार्म अप की एंट्री नहीं होगी, ये एसेट ऑलरेडी बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है तो कम्युनिकेशन को एसेट में क्या शिफ्ट करना। एंट्री सिंपल बस ये किया करेंगे, पीपीए डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग बैलेंस शीट के फेस पे नहीं लेके जाना, ये वर्किंग वन में लेके जाना। याद रखिएगा सब्सिडरी की सारी इक्विटी वर्किंग वन में जाती है। अगर किसी को याद है शुरू से क्लासें ले रहे हैं, सब्सिडरी की इक्विटी तो इस काबिल है ही नहीं कि बैलेंस शीट के फेस पे जाए। मेरा नहीं ख्याल सब्सिडरी की इक्विटी कभी हम बैलेंस शीट के फेस पे लेके गए हैं। सब्सिडरी की इक्विटी को हमेशा वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा जाता है। ये पेरेंट की इक्विटी होती है और ये सब्सिडरी की इक्विटी। सब्सिडरी की इक्विटी के लिए वर्किंग वन है, देयर इज नो फेस ऑफ बैलेंस शीट। तो सब्सिडरी की इक्विटी याद रखिएगा हमेशा वर्किंग वन में जाती है और वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजर के मजे की बात सुने कैंसल आउट हो जाती है। तो सब्सिडरी की इक्विटी कभी भी बैलेंस शीट के फेस पे नहीं जाती, वो वर्किंग वन में कैंसल आउट हो गई, गुडविल छोड़ जाती है सिर्फ। सब्सिडरी की इक्विटी कभी भी नहीं जाती बैलेंस शीट के फेस पे। कहां जाती है, वर्किंग वन में, और इन्वेस्टमेंट से लड़ाई करके खत्म हो जाती है और गुडविल को बैलेंसिंग छोड़ जाती है। वो जो बैलेंसिंग छोड़ती है गुडविल, वो फिर हम सिर्फ शो कर देते हैं बैलेंस शीट के फेस पे। कितने से एंट्री होगी जी, 82 से। अगली एक एंट्री होगी डेट इज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगली एंट्री किसकी होगी, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, जरा सोच के बताएं। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी या कम होगी? तो अगर एसेट बड़ा करेगा तो डेप्रिसिएशन भी बड़ा करेगी। एक एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की। ये दो एंट्रीज हम किया करेंगे। ये जो डेप्रिसिएशन हम डेबिट करेंगे ये किसका एसेट डेप्रिशिएट कर रहे हैं, सब्सिडरी का। किसका एसेट डेप्रिशिएट कर रहे हैं, सब्सिडरी का। तो एसआरई मुझे ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए था, मुझे एसआरई को बाहर लिखना चाहिए था और डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखना चाहिए था। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने डेप्रिसिएशन को बाहर रखा है और एसआरई को इधर लिख दिया है। तो या डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें या एसआरई। डेप्रिसिएशन डेबिट कर नहीं सकते क्योंकि पी&एल हमारे हाथ में नहीं है। तो अगली एंट्री ये क्या करेंगे, एसआरई डेबिट और पीपीई क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये हुआ करेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस की फिगर डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। लेकिन ये फैक्टर हमें दिया करेगा सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन। जैसे कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ करते हैं तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आती है। ये फैक्टर हमें दिया करेगा 1 साल की डेप्रिसिएशन। हमें चाहिए होगी डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई करेंगे इसको ईयर्स एक्वायर्ड, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसको डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर टिल कंसोलिडेशन डेट। इसकी भी वजह भी बताता हूं। डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर टिल कंसोलिडेशन डेट। ऐसे नहीं होता था वो जो करते थे आप, 100 रुपए का एसेट है, 10 साल में डेप्रिशिएट करना है, 3 साल हो गए हैं यूज करते हुए, उस तरह की बात मैं कर रहा हूं। तो इधर भी होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ इज 1 ईयर डेप्रिसिएशन।
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इट इज यूज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स इट इज यूज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। और ये फिगर जाती थी डिस्पोजल अकाउंट में, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज की डायरेक्ट निकालने का तरीका होता था कि 3 साल की डायरेक्ट डेप्रिसिएशन किसी ने निकालनी है तो ऐसे निकाल ले। तो अब क्या करेंगे, हम सरप्लस को पकड़ेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, रिमेनिंग लाइफ से। ये कितने अर्से की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्विजिशन डेट से लेकर कंसोलिडेशन डेट तक, ठीक है। अब इस सारे की वजह सुन लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। वजह इस सारे की क्या है, हमने इन फिगर से सवाल में नहीं खेला करना, 150 और 132 से। सब्सिडरी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिशिएट कर रही होगी, कंसोलिडेशन डेट 31/12/14 है, 31/12/14 है। सब्सिडरी ने 2011 में, 2012 में, 2013 में और 2014 में, हमारे सवाल की बात कर रहा हूं, सब्सिडरी ने 11, 12, 13, 14 में अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 50 पर, क्योंकि अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवोल्यूशन मॉडल पर नहीं आएगी, वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल में कॉस्ट मॉडल पर आएगी। सब्सिडरी ने स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 50 पर। हम चाहते हैं कि कंसोलिडेशन पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज हो 132 पर। वो कह रही है 50 पे मैं कर रही हूं, हमने कहा चल ठीक है 50 पे तू कर ले, 132 माइनस 50 पे फिर हमें करने थे फॉर पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो हम कंसोलिडेशन पर्पस के लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया करेंगे। इसको मत मिक्स करें IAS 16 से, IAS 16 का कोई कॉन्सेप्ट हुआ मैं खुद रिवाइज कराऊंगा। तो बताएं इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये एसेट किताबों में कितने पे आ रहा है, 50 यकम जनवरी 11 को, और मैं यकम जनवरी 11 को इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एसेट किस पे ले आया हूं, 132 पे लाया हूं, 82 का गेन डाल के 132 पे ले आया हूं। मैं चाहता हूं डेप्रिशिएट किस पे हो, 132 पे। वो कहती है 50 पे तो मैं कर ही रही हूं, तो मैं 132 का डेप्रिशिएट नहीं करूंगा। इट इज नॉट IAS 16 पढ़े कि आप फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कर दें। IAS 16 में तो फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करते थे, तो IAS 16 से चीजें प्लीज मिक्सअप ना करें। तो सादा सी बात, हु इज ऑलरेडी डेप्रिशिएटिंग इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यकम जनवरी 11 को सब्सिडरी की किताबों में यह एसेट कितने का था, 50 का। यकम जनवरी 11 को मैं इस एसेट को किस पे ले आया, वो अपनी सेपरेट किताबों में 2011, 12, 13, 14 में कितने साल डेप्रिशिएट कर चुकी, 4 साल। 4 साल में उसने किसको डेप्रिशिएट किया, 50 को। मैं चाहता हूं क्या डेप्रिशिएट हो, 132। आपकी क्या राय है, अब फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन 132 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं या 50 पे ऑलरेडी उसने रिकॉर्ड कर ली होगी, तो मैं डेप्रिसिएशन पे किस पे चार्ज करूंगा, 82 पे। तो हमारी सारी गेम सिर्फ सरप्लस के कॉलम के साथ होगी और किसी चीज के साथ नहीं होगी। तो ये जो इनटू डेट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय टिल बैलेंस शीट डेट, ये आपको मैं समझा देता हूं, अभी ये नोट कर लें हम। रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉन्सेप्ट हेडिंग देंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट। भाई अब्दुल्ला से कहीं मोबाइल ला दे, हाइब्रिड में भाई चले गए दूसरी क्लास से, आप लोग ना देखें पीछे, चले गए। डेट ऑफ एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, यही अभी बताना है सारा। डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके कंसोलिडेशन डेट का जो अरसा है, क्या सारी चीजों का फेयर वैल्यू पे लाएंगे। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो वो भी कल की क्लास में आएगा।
हाँ, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल हम फाड़ देते हैं, हर साल नए सिरे से कंसोलिडेशन करते हैं। ये तो बताया था मैंने आपको कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल की नहीं यूज होती इस साल। ये सारा मैं कर देता हूँ, ये सारा मैं कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय जी। इस चीज पे डिपेंड करता है कि हाँ, ये डिस्कशन तो अलग है, किसी दिन अलग से होगी कि दोनों कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे। फिलहाल जो अभी हम क्लासें 4-5 चलाएंगे उनमें हमारी यही दमशन होगी दोनों कॉस्ट मॉडल यूज करें अपनी किताबों में, और दोनों के एसेट्स कॉस्ट मॉडल पे पढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई और रिवैल्यूएशन कर ले तो वो तो एक अलग बहस है, उस पर तो पूरी क्लास है अलग से। ये लाइन में समझाता हूं आप जी। आवाज ऊंची भाई। ये लाइन में समझाता हूं, ये वाली लाइन, 1 मिनट पहले दरअसल लाइन समझा लेने, फिर सवाल लेता हूं आप। अच्छा जी, इधर देखें, एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 11, कंसोलिडेशन डेट 1 जनवरी 11। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़े। कंसोलिडेशन डेट 31/12/11, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, वो 20 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, मल्टीप्लाइड बाय 1। कितने साल से तुम फॉलो कर रहे हो कॉस्ट मॉडल? 1 साल से। हम चाहते हैं 1 साल तुम्हारी डेप्रिसिएशन, तुम्हारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने अरसे की डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड हो चुकी है एक्विजिशन के बाद? 1 साल। उस 1 साल की डेप्रिसिएशन किस मॉडल पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो हम किस पे रिकॉर्ड कर दें? अब हम फेयर वैल्यू मॉडल पे लाने के लिए सरप्लस के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें। अगर 1 जनवरी 11 है और हमारे सवाल की तरह है 31/12/14, कितने अरसे से सब्सिडरी 50 को डेप्रिशिएट कर रही है? आप रिमेनिंग लाइफ 20 साल समझ लें कि एसेट की रिमेनिंग लाइफ 20 साल है, 50 डिवाइड बाय 20, कितने साल से वो कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिशिएट कर रही है? 4 साल से। हम 4 साल से क्या चाह रहे थे, किस पे डेप्रिशिएट हो? फेयर वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू पे 4 साल उसने डेप्रिशिएट कर लिया सेपरेट किताबों में, और हम चाहते हैं कि 4 साल किस पे डेप्रिशिएट होता? फेयर वैल्यू पे। आप बता दें, रिवैल्यूएशन सरप्लस को जब मैं डिवाइड करूंगा रिमेनिंग लाइफ से, 20 साल हो, 15 साल हो, जो मर्जी लाइफ हो, जब मैं उससे डिवाइड करूंगा तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन मैं कितना अरसा और सरप्लस पे भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं कंसोलिडेशन के एंगल से? मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर्स। और रिमेनिंग लाइफ तो 20 साल हो सकती है, 25 साल, जो मर्जी हो। तो ये वो मैं बात आपसे करना चाह रहा था। हाँ जी, प्रीवियस एग्जांपल में बुक वैल्यूज और फेयर वैल्यूज का कंपैरिजन सिर्फ एक दफा होगा लाइफ में, ऑन 1 जनवरी 11। हमारे सवाल में कंसोलिडेशन मेरे ख्याल से उसने मांगी है 31/12/14। कल कल को कोई सवाल आएगा कंसोलिडेशन मांगेगा 31/12/11 को। हो सकता है कोई सवाल आ जाए पेपर में जिस दिन सब्सिडरी को हमने खरीदा उसी दिन रात को हम कंसोलिडेशन कर रहे हो, फिर तो डेप्रिसिएशन का फड्डा ही नहीं, ना उसने डेप्रिशिएट किया अभी ऑनवर्ड्स, ना हम कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करेंगे? 4 ईयर से सब्सिडरी डेप्रिशिएट कर रही होगी कॉस्ट मॉडल पे, 11, 12, 13, 14, और हम चाह रहे होंगे डेप्रिशिएट होता 132, वो कर रही होगी 50 को डेप्रिशिएट, तो हम 82 पर डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। बोले ठीक, करते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, खुलेगा। अच्छा, ये करना था। हाँ जी, क्या रिमेनिंग लाइफ रिवाइज हो रही है? बार ना 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 ना, रीवैल्यूएशन रिवाइज, सबर तो कर जो भाईजान, ये तो समझ लो पहले। जी, अकाउंट रिडक्शन वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, बिल्कुल। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर यूज्ड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, उस टाइप वाला फॉर्मूला है। लेकिन जाहिर सी बात है उसमें वो वाली चीजें कुछ और यूज होती हैं, इसलिए मैं वो बोल नहीं रहा। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया था, उस टाइप वाला फॉर्मूला जी। इसी विंग्स ऊपर करने हैं, विंग्स छोड़ के कर दें ऊपर, नीचे करने हैं, विंग्स नीचे करो। विंग्स नीचे करने नहीं हुए, हो गई, ठीक है, शुक्रिया।
एक्विजिशन डेट, कंसोलिडेशन डेट, कितने साल हैं दरमियान में? 4 साल। चलें जी शुरू करें। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यकम जनवरी, फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी एसेट्स was equal to its book value except for the, बाकी सारे एसेट्स होंगे, बिजनेस में तो सैकड़ों एसेट होते हैं, except for the following. PPE of S included a land of 3000. PPE of S included a land of 3000. This land had a fair value of 4000 on उसकी किताबों में कितने पे आ रहा था? 3 पे। However, fair value was 4. The gain is 1. डिफरेंस तो नहीं होगी, लैंड है, लैंड की डिफरेंस होगी। So it is how it will be done. तो ये सांस का कॉन्सेप्ट था बस। वर्किंग नंबर हमारी कौन सी बनती है जी? वर्किंग नंबर हमारी बनती है 8, 5, 6, 7। नहीं 5, 6, 7 के अलावा और कोई पेट नहीं है। अगर कोई वर्किंग हमने कहने कराई है आपको तो बता दें, कराई तो कोई नहीं ना आज। तो वर्किंग नंबर 7 तक पेट है। बाकी किसी क्लास में अगर वर्किंग 8 इंपेयरमेंट की होगी और इस सवाल में इंपेयरमेंट नहीं है तो ये तो नहीं वर्किंग, वर्किंग 7 तक पेट है सिर्फ। मतलब वर्किंग 11, 12 तक आप लोगों ने बुक कराई होंगी मुझे तो लगता है। अब जितने बंदे हैं उतने कमरे बुक कराने हैं ना आप लोगों ने। तो वर्किंग 8 से शुरू कर दें। वर्किंग 8 जी, लैंड बीवी बताएं ऑन एक्विजिशन और फेयर वैल्यू बताएं ऑन एक्विजिशन और रिवैल्यूएशन सरप्लस बताएं ऑन एक्विजिशन। पीपीई ऑफ एस इंक्लूडेड लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ, द लैंड एट अ फेयर वैल्यू ऑफ, द सरप्लस इज 1. जनरल एंट्री, पीपीई डेबिट इन वर्किंग 1, तो अगला एसेट हमारा लैंड है। अब उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अगला एसेट बिल्डिंग है, उसकी डिस्कशन करेंगे। पहले इसको पोस्ट करेंगे। तो वो जिस तरह वर्किंग होती है ना ये 16 में, आप उस तरह नहीं करनी। और मैं आपको 1-2 दिन में कहूंगा ये वर्किंग भी फारग करें। ये 1 रुपए की आपने डायरेक्ट एंट्री करनी है। ये 1 रुपए की आपने, जी करवाता हूं सेट। बुक वैल्यू 3, जिस दिन हमने सब्सिडरी को खरीदा यकम जनवरी 11 को, उसकी लैंड कितने की थी? 3 की। सऊदी किंग ने कहा चपेट मारो 3 की तो बुक्स में इसलिए है कि बड़ी पुरानी मैंने खरीदी हुई है, मेरे जाने के बाद तूने 4 मिलियन की बेचनी है और 1 रुपए का मजा एंजॉय करना है, इसलिए ऐसा कर इक्विटी में जान पैदा करने दे मुझे। तो सऊदी किंग के कहने पर डिस्कशन के बाद फेयर वैल्यू डिसाइड होती है। ये दोनों पार्टीज ने इसकी फेयर वैल्यू डिसाइड की 4। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एक्विजिशन डेट, ये रियलाइज हो गया है या हो सकता है सऊदी किंग के जाने के बाद? हो सकता है। तो एसेट को 1 से बढ़ा दें। एसेट को 1 से बढ़ाने की एंट्री, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। सब्सिडरी का हर इक्विटी का आइटम वर्किंग नंबर 1 में जाए। जी फिर सऊदी किंग फेयर वैल्यू पे बेच के नहीं जाएगा। सऊदी किंग अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ऑलरेडी फॉलो कर रहा होता तो ये वाला एक ऑलरेडी इक्विटी में नजर आ रहा होता और इक्विटी ऑलरेडी जानदार होती। हमारे सवाल में ये हमारे सवाल में इक्विटी ऑलरेडी बेजान है, तो हम इसमें वो जान पैदा कर रहे हैं जो जान इसमें होनी चाहिए थी। अब हमारी इक्विटी देखना कितनी जानदार हो जाएगी जब मैं इधर 1 रुपए का खूबसूरत सा लफ्ज डालूंगा। सब्सिडरी की इक्विटी जानदार हो गई। जनरल एंट्री बता दें, पीपी डेबिट, क्योंकि इसकी किताबों में यहां भी सुन ले 3 रुपए पे पड़ा हुआ है। ये अंदर की बात एक और सुन ले, यहां 3 रुपए पे एसेट पड़ा हुआ है, लैंड यहां 3 रुपए की पड़ी हुई है सेपरेट किताबों में, और मैं लेके किस पे जाना चाह रहा हूं? 4 पे। लेकिन इस तरह सोचना नहीं, छोड़ें। पीपी डेबिट एंड सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट ऑन लैंड। और ये जो वर्किंग है आहिस्ता आहिस्ता आदत डालनी है आप लोगों ने, इस तरह नहीं करनी। आपने 4 वर्सेस 3 1 निकालना है और यही छोटा सा ब्रैकेट में निकाल के 4 वर्सेस 3 बस पेपर में इधर ही कर दिया करते हैं, वो सारी वर्किंग अवॉइड हो जाएगी। अगली एडजस्टमेंट तो बड़ी आसान है।
वो जिस तरह बुक वैल्यू वाली बताई बिल्डिंग की। एन ऑफिस बिल्डिंग, चलो उधर ही रखो जरा चाहे मेरा। हाँ जी, क्या करना था इसी का हो गया। एन ऑफिस क्या करना है, ऊपर कर दो। मैनुअली ट्राई करो, जो जा रहा है ऐसा। भाई जो सोते रहते हैं उनसे नहीं हिसाब होगा मरने के बाद कि अपना टाइम क्यों ज़ाया करते थे, 12-12 घंटे जो दिन में सोते रहते हैं इतवार को। तो ये तो हद है वैसे, इतना टाइम तो ना ज़ाया किया करें, जवानी को ज़ाया करें आप लोग। क्या ओहो, चलो अब ठीक है। अच्छा, एन ऑफिस बिल्डिंग whose fair value exceeds its book value, सही लगाया, साइन गलत लगाया, ये तो गलत साइन है। क्यों? ये तो बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। सवाल क्या कह रहे हैं? फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू लेकिन छोटे पर इस साइन में क्या रखें? मुझे बता दें सरप्लस है या लॉस है, मैं ये बता दूं। उस फेयर वैल्यू इज बड़ी एज कंपेयर टू बीवी, ठीक है। तो इस फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। सोचें जरा, सरप्लस रिकॉर्ड करने लॉस, फेयर वैल्यू आसमानों पे पहुंची हुई है और कैरिंग वैल्यू बड़ी कम है, तो बट डायरेक्ट अब यहां ले आए 5 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। जनरल एंट्रीज, पीपी डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1, एक और एंट्री होगी यहां, एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। यकम जनवरी 11 को ये बिल्डिंग की लाइफ कितने साल रह गई थी? यकम जनवरी 11 31 12 14 की गेम तो पता है ना, फिर अगली बात हो सकती है। यकम जनवरी 11 एक्विजिशन डेट है, 4 साल हो गए सऊदी किंग को हबीबी जल्ला जल्ला बोले। तो यकम जनवरी 11 को जिस दिन सऊदी किंग मौजूद था उस दिन बिल्डिंग की लाइफ बकाया कितनी थी? 20 साल। तो 20 सालों में से कितने साल से सब्सिडरी बुक वैल्यू पे डेप्रिशिएट कर रही है और हम चाह रहे थे मार्केट वैल्यू पे डेप्रिशिएट होता? 20 सालों में से कितने साल से सब्सिडरी बुक वैल्यू पे डेप्रिशिएट कर रही है और हम चाहते थे मार्केट वैल्यू पे डेप्रिशिएट होता? अब समझ आ गया वो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय क्या हुआ करेगा। अब डिवाइड करेंगे हम 20 से, इससे कितने सालों की डेप्रिसिएशन आएगी? 1 साल की, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो यकम जनवरी 11 से लेकर 31 12 14 तक कौन क्या कर रहा था? एक्सीलेंट, सब्सिडरी बुक वैल्यू पे डेप्रिशिएट कर रही थी। हम क्या चाहते थे कि 20 सालों में से 4 साल वो फेयर वैल्यू पे डेप्रिशिएट कर टी बीवी टी सब्सिडरी बीवी, तो वो किचन, तो हम क्या चाह रहे थे? वो किस पे डेप्रिशिएट करती? फेयर वैल्यू पे। तो अब हम किस पर और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें? सरप्लस पर। सरप्लस निकला पड़ा 5, अल्लाह का शुक्र ये 5 की फिगर आगे यूज करनी है। कोई मुझे जरा कैलकुलेशन करवा दे, आज तो खीर हो जाए। 5 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाइड बाय, ये तो फैक्टर 1 साल की डेप्रिसिएशन देगा, मल्टीप्लाइड बाय 4, 11 12 13 14 का साल। 1 की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों? एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपी क्रेडिट कितने से? 1 से। लेकिन डेप्रिसिएशन की जगह क्या लफ्ज यूज करें? एसआरई, एसआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। नहीं, वो ऑन एक्विजिशन रेट देगा। एक सवाल है उसमें, फिर हमें खुद निकालनी पड़ेगी। सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में क्यों नहीं ट्रांसफर किया? एक मेरा जवाब, यहां नहीं करना।
अब 5 मिनट ये बात करके मैंने सेव कर लिए हैं और इंशाल्लाह इस 5 मिनट में किसी दिन कोई अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। और दूसरा मेरा जवाब ये कि आज की क्लास में टाइम निकाल लेंगे और 5-10 मिनट बहस कर लेंगे कि सरप्लस को यहाँ रिटेन अर्निंग में क्यों नहीं शिफ्ट करना। तो इंशाल्लाह मैं बहस कर लेता हूँ इस पर, 5-10 मिनट आज निकाल लेते हैं। डेट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम बट इंशाल्लाह वी विल डू डैट, हम वो करेंगे। असल में थोड़ी देर में आपको मैंने बताना है कि ये सरप्लस रहना ही कोई नहीं, ये असल में सरप्लस इधर आया है, ये सारे आपस में कटेंगे और कट के गुडविल बैलेंसिंग छोड़ जाएंगे। तो ना शेयर कैपिटल रहना है सब्सिडरी का, ना बेचारी का शेयर प्रीमियम रहना है, ना उस बेचारी की एक चीज नहीं बचनी जो बैलेंस शीट के फेस पे आए। असल में ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सरप्लस सरप्लस सब कुछ, और गुडविल को बैलेंसिंग छोड़ के चले जाएंगे। कुछ इस तरह की बात है, इसलिए सरप्लस को रिटेन अर्निंग में शिफ्ट करना तो बहुत ही आगे की बात है। सरप्लस तो किताबों में रहना ही नहीं, ये फॉर कंसोलिडेशन पर्पस कैलकुलेट किया जाता है। और एक बात आने वाले दिनों में करनी है, वो भी अभी कर दूं, इसको हम रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं कहा करेंगे, बिल्कुल कंसोलिडेशन में इसको रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं कहा करेंगे, ये कॉस्ट मॉडल ही है। मजबूरी में एक रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है, मजबूरी में, और वो जकम जनी 11 को करनी है। अगर 31/12 को सब्सिडरी की फिर बिल्डिंग की फेयर वैल्यू बढ़ जाए, उसे इग्नोर करना है, क्योंकि वो सऊदी किंग वाली कहानी खत्म हो चुकी है। 31/12/13 को फिर उसकी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू बढ़ जाए, उसे इग्नोर करेंगे हम पेपर में, यही तो आने वाले दिनों में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो जो कहानी है दैट इज ओनली फॉर पर्पस ऑफ वर्किंग वन गुडविल, जिसने सऊदी किंग जा रहा है उसने ये फटा आएगा, बाद में जो भी बिल्डिंग है लैंड है वो हमारी है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसलिए ये एंट्री सिर्फ एक्विजिशन डेट पे होती है एंड वी आर स्टिल ऑन कॉस्ट मॉडल, वी आर नॉट यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल। हाँ, आरजी सा कुछ रिवैल्यूएशन मॉडल से हल्के फुल्के हमने चीजें चोरी करके यहां डालने की कोशिश की है, ताकि थीम बैकएंड पे वही है, लॉजिक बैकएंड पे वही है कि सऊदी किंग चाहता है कि मेरे जाने के बाद ये लोग गेन ना कमा ले जो असल में मेरी वजह से आने हैं। एंट्री बताएं जी 2, पीपी डेबिट, सरप्लस क्रेडिट। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट। खर्चे बढ़ने से अर्निंग कम होती हैं, किसका एसेट है? सब्सिडरी को। चलें जी, अब दोनों एंट्रीज को पोस्ट करवा दें। मैं जरा खुली खुली करके एंट्रीज लिख दूं। पीपी डेबिट, सरप्लस डिवाइडेड बाय ये एसेट बढ़ने की एंट्री, ये डेप्रिशिएट होने की एंट्री। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि इस डेप्रिसिएशन को भी वर्किंग वन में ले जाएं। डेप्रिसिएशन नहीं वर्किंग, डेप्रिसिएशन जाती है ऐसी जगह जो एक्विजिशन डेट के बाद है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है 11, 12, 13, 14 की, ये 4 सालों की डेप्रिसिएशन है। वर्किंग वन में सिर्फ कौन सी चीजें जाती हैं? 1 जनवरी 11 की। तो ये 1 जनवरी 11 वाला सरप्लस है और ये 11 से 14 तक की क्या है? डेप्रिसिएशन है। किसकी आरी काम करें, सब्सिडरी की या पेरेंट की? सब्सिडरी की। पोस्ट करें एंट्री। पीपी डेबिट 5 से किसका? बिल्डिंग का। कितना? ये डबल एंट्री पोस्ट होगी। अगली एंट्री एसआरई डेबिट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है, बस इधर पीपी लिख दें, चलें पीपी लिख दें, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन कर दें बस। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होने से अर्निंग कम होती है, जरा ज्यादा आसान रहता है। इंपेयरमेंट लॉस भी इधर ही आता था, अगर एनसीए फेयर वैल्यू पे होती थी, इंपेयरमेंट लॉस भी इधर आता था। तो बस इसको छोड़ें, यहां क्या लिखना है इस चक्कर में ना पड़े। एंट्री बताएं। खर्चा डेबिट, आरई डेबिट, खर्चा डेबिट एंड पीपी क्रेडिट। रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन लिख लें यहां। डेप्रिसिएशन ऑन एस की बिल्डिंग, एस की बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से आरई कम हो जाती है जी। बिल्डिंग पेरेंट की बुक्स में नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आएगी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी की बुक्स में है। एट द टाइम ऑफ ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ एस एसेट्स वाज इक्वल टू बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉलोइंग एसेट्स ऑफ एस। ये एस का एसेट है क्या? बैलेंस शीट तो कंसोलिडेटेड बन रही है, कंसोलिडेटेड में पी और एस दोनों की चीजें आती हैं। एसआरई क्यों डेबिट किया है? ये किसका एसेट है? सब्सिडरी का। किसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट मॉडल फॉलो किया है? किसको चाहिए कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेयर वैल्यू मॉडल ले आता, लेकिन वो ला नहीं रहा, कोई मसला नहीं, तो हम उसकी किताबों में जाकर डेप्शन बढ़ा देते हैं बस। ये तो नहीं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने डेप्शन रिकॉर्ड की हो और मेन पे लाके हम कुछ कर रहे हो, तो उसी की किताबों की एडजस्टमेंट है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन है। ओके, ये जरा बताएं, एस हैड नॉट रिकॉर्डेड अ ब्रांड इन इट्स बुक्स। क्यों? एस हैड नॉट रिकॉर्डेड अ ब्रांड इन इट्स बुक। प्रोबेबली इंटरनली जनरेट होगा,
IS 38 prohibit the recording of internally generated brands. तो S had not recorded the value of brand in its books. Probably internally generate हुआ होगा, लेकिन कंसोलिडेशन में ये चीजें आगे खत्म हो जाती हैं। इधर ये ब्रांड नेम जाने के बाद बिकना है और सऊदी किंग ने रोना है, उन्हें कहना मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने मेरी बनाई हुई चीजें इतनी महंगी महंगी करके बेची, तो इसलिए IS 38 के स्कोप से बाहर निकल आए। इधर भी वही BV और FE वाला चक्कर लगाएं। प्रोबेबली इंटरनली जनरेटेड लिखा है मैंने, लिख लिया आप लोगों ने प्रोबेबली इंटरनली जनरेटेड, शुक्रिया। S had not recorded the brand in its books. इस फिक्रे की बुक वैल्यू बताएं मुझे कोई। S had not recorded brand in its book. इस फिक्रे की बुक वैल्यू बताएं। ब्रांड बुक वैल्यू 0। गिवन है, गिवन है, रिज्यूम नहीं करा, गिवन है। ये वाली फिगर्स गिवन नहीं थी। एट द डेट ऑफ यकम जनवरी 11 को द फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड वॉज 2500 जी, डिफरेंस 2.5। चलें जगह खुली है तो अलग अलग ही एंट्रीज कर लेते हैं। एंट्री बताएं। PPA डेबिट नहीं, इंटेंजिबल एसेट डेबिट। इंटेंजिबल एसेट डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। एसेट बढ़ने से अमोर्टाइजेशन बढ़ जाएगी। अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अमोर्टाइज नहीं कर रही। हाँ, हम चाहते हैं कि वो 2.5 पे करे, तो 2.5 पे और कर दें फिर रिकॉर्ड। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 4। एक ही जगह आपने कैलकुलेट करना है, वो हर जगह यूज जाया करेगा। मजे की बात सुन लें, क्योंकि एक्विजिशन डेट पे उसके एसेट्स की फेयर निकलती है ना, वो 4 ऊपर वाला चला दें। सवाल ध्यान दो यार उदा। अगर सब्सिडरी अपने एसेट को IS 38 की रोशनी के अंदर अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड कर ली, तो फिर सऊदी किंग को क्या मौत पड़ी है कि वो जाते हुए जो उसने बोलने चाहिए, तो सऊदी किंग को क्या तकलीफ हो रही है कि जाते हुए ये कह रहा है कि इस ब्रांड को फेयर वैल्यू पे लाए, इसलिए कि सऊदी किंग को पता है कि मेरे जाने के बाद जो है वो PTCL ने इस ब्रांड को 2.5 का बेच देना है और मेरी बनाई हुई चीजें रिकॉर्ड कर लेनी है। मैं IS 38 में अकाउंटेंट्स की बातों में आकर इसको किताबों में 0 का रखा हुआ है, लेकिन अंदर की गेम ये है कि मेरे जाने के बाद इसने इतने का बेच देना है, तो वो गेन जो इसे मेरे जाने के बाद आना है, तो मैं जाते जाते ही क्यों ना सब्सिडरी की इक्विटी बढ़ा लूं। तो उसने जाते जाते सब्सिडरी की, अच्छा समझ आने कोई नहीं, कुछ आते आ जाऊं। मैंने जो आपको पढ़ाया था उसकी बेस पे टर्म टेस्ट 1 और 2 क्वेश्चन नहीं हो सका, तो मुझे कोई तालियों की समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। अब मुझे बता दें ये इसकी एंट्री कितने से होगी? 2 रुपए से। 2 रुपए से IS 38 मना करता है ब्रांड को रिकॉर्ड करने से इंटरनली जनरेटेड, बट इट डजंट मीन के ब्रांड की वैल्यू नहीं होती बाजार में। IS 38 मना करता है। इसी तरह कॉलेज है, कॉलेज का नाम है, अब कॉलेज के नाम की वजह से कॉलेज की गुडविल है, कॉलेज वाले सेपरेट फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट इट डजंट मीन कि इसकी वैल्यू नहीं है। अमोर्टाइजेशन सब्सिडरी की बुक्स में ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एसेट आ रहा होगा, भाई का सवाल है। सब्सिडरी की बुक्स में ये आ रहा होगा, IS 38 मना करते नहीं आ रहा होगा। मेरा तेरा मजाक है, तेरा मेरा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा कर दिया। कोई बात नहीं, हाँ वो कह रहे हैं कारकुर के, कोई बात नहीं, ये कोई तरीका नहीं कि कारकुर के कह दिया कोई बात। दूसरा पार्ट बनाओ।